Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about the macromolecule. This is the chapter number 14 of second year chemistry. So macromolecules basically क्या है? Macro का word जो है ना इसका मतलब होता है large, giant size. So in chemistry we have two type of molecules, micromolecules and macromolecules. Micro word का मतलब होता है small size. अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम कम है, there are small number of atoms, yeah, you can say that they have less number of atoms and they have low molecular weight, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। और उसी के ऑपोजिट अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हों और मॉलिक्यूलर मैस हाई हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। मैक्रो मीन लार्ज। अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल की बात करें तो in living organism there are many molecules that are macromolecules like lipids, protein, nucleic acid and carbohydrates। और इसके साथ साथ अगर हम इनऑर्गेनिक वर्ड की बात करें, नॉन लिविंग वर्ड की बात करें तो ग्रेफाइट है, डायमंड्स हैं, दीज आर जाइंट स्ट्रक्चर्स एंड इनके मॉलिक्यूलर मैस काफ़ी हाई होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मौजूद हैं जिनमें ज़्यादातर पॉलीमर्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करते होते हैं। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत यूनिक होते हैं। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था स्टॉडिंगर ने और इसका आइडिया एक्सेप्ट किया गया था 1920s के अंदर। इसने बेसिकली लॉन्ग चेन फार्मूला सजेस्ट किए थे पॉलीस्टाइरीन, रबर और पॉलीऑक्सीमिथाइलिन के लिए। बेसिकली ये तीनों हम इसी तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ज़्यादातर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, दीज आर पॉलीमर्स। और ये तीनों भी क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। इनके अंदर रिपीटिंग यूनिट पाया जाता है और वही यूनिट बार बार रिपीट होके ये पॉलीमर्स बना रहा होता है। तो अगर हम पॉलीस्टाइरीन की बात करें, जैसे कि ये पॉलीस्टाइरीन के मोनोमर का स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा होता है। देर आर n number of these repeating units in the polystyrene and mean very large। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई नंबर हो तो उसके लिए हम n लिख रहे थे। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है रबर। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। अगर हम नेचुरल रबर के सिंगल यूनिट की बात करें तो यही सिंगल यूनिट बार बार रिपीट होके हमारे पास क्या बनाएगा? रबर बनाएगा, एक पॉलीमर क्रिएट करेगा। और इसी तरह पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, दिस पॉलीमर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH2O। ये जो n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं और हमारे पास एक पॉलीमर क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। अच्छा, अगर हम बात करें पॉलीमर्स की या पॉलीमर्स की केमिस्ट्री की तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नाम आता है चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर वॉज द साइंटिस्ट जिसने पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली काम किया, या हम ये कह सकते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? अगर हम पॉलीमर्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को किसी तरह से अल्टर करते हैं ताकि हम उनके अंदर कोई उनकी प्रॉपर्टी इन्हांस कर सकें, उससे ज़्यादा बेहतर पॉलीमर क्रिएट कर सकें, तो इसे हम पॉलीमर केमिस्ट्री कहते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर इसने क्या किया कि बेसिकली इसने नेचुरल रबर की वोल्केनाइजेशन कराई, उसको सल्फ़र से ट्रीट करवाया और इससे एक ऐसा रबर प्रिपेयर किया या सिंथेटिक रबर प्रिपेयर किया जो बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में नेचुरल रबर से ज़्यादा बेहतर था। इसकी इलास्टिसिटी जो है वो नेचुरल रबर से ज़्यादा इम्प्रूव्ड थी। इसी तरह अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की तो हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनको सबसे पहले हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डायमंड की, ग्रेफाइट की, सैंड की। और ऑर्गेनिक में अगर देखें तो ऑर्गेनिक को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि पॉलीमर्स हैं, मीन इनके अंदर रिपीटिंग यूनिट्स पाए जाते हैं। सो बायोपॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इसी तरह बायोपॉलीमर्स में हम एग्जांपल लें तो लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, दीज ऑल आर बायोपॉलीमर्स, या हम इन्हें एक और नाम दे सकते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स।
नेक्स्ट सिंथेटिक। सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक में हमारे पास आता है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड रबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें शो की गई हैं, नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक हमारे पास हैं, डीएनए है, रबर, सेलुलोज, वूल, ये हमारे पास नेचुरल या नेचुरली एग्जिस्टिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और इसके बरक्स हम देखें नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, टेफ्लॉन, एपॉक्सी रेजन्स वगैरह जो हैं ये हमारे पास सिंथेटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स या सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स क्या होता है बेसिकली, ये वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो पॉलीमर्स आर द बेसिकली structures that are created by repeating units called monomer, या आप ये कह सकते हैं कि polymers are built by small repeating units called monomers। अगर नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। और इसी तरह सिंथेटिक में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है, प्लास्टिक है, रबर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ नेचुरल मटेरियल्स जैसे कि वुड है, कॉटन है, इनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। जैसे हम नायलॉन फाइबर्स की बात करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की बात करते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स की मेंशन के बाद हमारे पास अब वुड कॉटन का यूज़ काफ़ी कम हो गया है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली पॉलीमर्स हमारे पास जिस तरह से बनते जा रहे हैं, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन हर साल जिस तरह से हो रही है, इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं, और जिस तरह से हम डिपेंडेंट हैं पॉलीमर्स के ऊपर, हम कह सकते हैं कि हम एक प्लास्टिक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। जैसे आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बल्कि हर चीज़ अगर हम देखें तो ज़्यादातर उनके पीछे हमारे पास पॉलीमर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे पास प्लास्टिक आ जाता है, रबर आ जाता है, पॉलिएस्टर्स आ जाती है, नायलॉन आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम एक प्लास्टिक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीमर। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स जो है ये हमारे पास एक तरह से क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स की। तो पॉलीमर्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीटिंग प्रॉपर्टीज़ हम क्लासीफाई करते हैं, और इसके साथ साथ हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर यूनिट्स। एक तरह के मोनोमर्स यूनिट्स हैं, डिफरेंट हैं, इस बेस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। और नंबर 4, हम पॉलीमर्स को इसके साथ साथ इनकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बेस पे भी क्लासीफाई करते हैं, मीन इनकी पॉलीमराइजेशन किस तरीके से हुई है। सो फर्स्ट पॉलीमराइजेशन हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस के अंदर, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, या हम इनको कहते हैं ब्रांच लीनियर पॉलीमर्स, और इसके साथ साथ हमारे पास आते हैं क्रॉस लिंक्ड लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर का मतलब ये है कि अगर आपके पास मोनोमर यूनिट्स वन आफ्टर द अदर एक तरह से एक चेन के अंदर अरेंज होते जाएं, एक लॉन्ग चेन बना दें, तो ऐसे हमारे पास जो पॉलीमर क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर्स। इसी तरह ब्रांच पॉलीमर्स कौन सा होगा? ब्रांच पॉलीमर्स का मतलब है अगर आपके पास लॉन्ग चेन बन रही है मोनोमर्स की, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें मोनोमर्स साइड पे भी अरेंज हो रहे हैं, ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रांच चेन लीनियर पॉलीमर्स। और इसी तरह थर्ड जो हमारे पास स्ट्रक्चर है पॉलीमर्स का, या थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो हम पॉलीमर्स को करते हैं, वो है क्रॉस लिंक्ड चेन पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक चेन का मतलब है कि अगर लीनियर चेन्स आपस में किसी ब्रांच के थ्रू लिंक हो रही हों तो जो न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक चेन लीनियर पॉलीमर्स। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर डिफरेंस की बात करें तो जब लीनियर पॉलीमर्स बनते हैं ना, क्योंकि ये लॉन्ग चेन्स होती हैं, तो जब ये आपस में पैक होते हैं तो ये क्लोजली पैकिंग करते हैं, तो इससे हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट होती है उसकी डेंसिटी, उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लोज पैकिंग की वजह से काफ़ी हाई होते हैं। इसकी निस्बत अगर हम बात करते हैं ब्रांच पॉलीमराइजेशन की, तो जब ब्रांचेस एक दूसरे के साथ, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एक दूसरे के साथ पैक होते हैं ना, तो ब्रांचेस की वजह से इनकी क्लोज पैकिंग जो है वो इफेक्ट होती है, तो इतना क्लोजली पैक नहीं हो सकते जितना लीनियर पॉलीमर्स आपस में पैक होते हैं, तो इनके दरमियान स्पेसेस और गैप्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। और इसी तरह क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की डेंसिटी जो है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो इन दोनों से कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या हम ये इसकी बात कर सकते हैं, दैट इज़ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीपी।
डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? अगर किसी पॉलीमर के अंदर हम नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से हम लेंथ ऑफ पॉलीमर्स भी बताते हैं। लेंथ ऑफ पॉलीमर डिपेंड करती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कितने हैं। जैसे हम बात करते हैं लीनियर पॉलीइथीन की, पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन कहें, तो लीनियर पॉलीइथाइलिन ये है हमारे पास पॉलीइथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन क्या होती है? इथाइलिन बेसिकली मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है? इथाइलिन इज CH2CH2, ठीक है। अगर इसको मैं रेज करके अंदर दोबारा से आपके लिए रिप्रेजेंट करती हूँ, इथाइलिन मीन CH2CH2। तो अगर हम इसकी बात करें, एक सेकेंड, इथाइलिन CH2 एंड CH2, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन, ठीक है। और जब बहुत सारे इथाइलिन मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के क्लोज होंगे, इथाइन या इथीन या आप इथाइलिन कह सकते हैं, जैसे ये मैंने 2 यूनिट्स लिखे हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसमें से मैं रेस कर रही हूँ, ये बॉन्ड इसमें से ख़त्म हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका ख़त्म हो जाएगा और इसका भी एक बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे ये वाला यूनिट इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे इसी तरह ये कार्बन जो है यहाँ से इसका बॉन्ड एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इसे हम नाम देते हैं पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन। अच्छा, अगर हम बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट आ रहा है वो है CH2CH2। ये n नंबर ऑफ यूनिट बार बार रिपीट हो रहे हैं और इससे हमारे पास क्रिएट होती है पॉलीथीन। अच्छा, ये जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, इससे हमें मॉलिक्यूलर मैस भी पता चल सकता है पॉलीमर का। अगर हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली हम उसके जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितने हैं, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें विद द मोनोमर मॉलिक्यूलर मैस, के एक मोनोमर का या एक रिपीटिंग यूनिट का जो मॉलिक्यूलर मैस है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है पॉलीविनाइल क्लोराइड की 1000 और इसका रिपीटिंग स्ट्रक्चर है CH2CHCl। ये हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड का रिपीटिंग स्ट्रक्चर है और इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है 1000। अच्छा, इस रिपीटिंग स्ट्रक्चर का या इस मोनोमर की अगर हम बात करें, मोनो का मतलब होता है हमारे पास सिंगल और मर का मतलब होता है यूनिट, तो इसी तरह पॉलीमर का मतलब होता है पॉली मीन मैनी एंड मर्स मीन यूनिट। तो ये जो मोनोमर है इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 63.5 और इस मॉलिक्यूलर मैस को अगर हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के साथ या D.P के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 63,000 या 63500 आएगा। ये हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसे हम कहते हैं, प्लास्टिक या PVC जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, उसका अगर हम मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना चाहते हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को उसके सिंगल मोनोमर के मॉलिक्यूलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की कितनी टाइप्स हैं? तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हम पॉलीमर्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोपॉलीमर्स, देन कोपॉलीमर्स एंड देन टर्पॉलीमर्स। सबसे पहले हमने पॉलीमर्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड, और अब हम सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोनोमर्स यूनिट्स, किस तरह के मोनोमर्स यूनिट्स मौजूद हैं इस बेस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं होमोपॉलीमर। होमो मीन सेम एंड पॉली मीन मैनी एंड मर्स मीन यूनिट। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलीमर्स मौजूद है जिसमें सिंगल टाइप्स ऑफ मोनोमर या सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स मौजूद हैं, एक ही जैसे मोनोमर बार बार रिपीट होके वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं या वो पॉलीमर बन रहा है, तो ऐसे पॉलीमर को हम होमोपॉलीमर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है पॉलीविनाइल एसीटेट,
पॉलीविनाइल एसीटेट क्या है हमारे पास? विनाइल जो है बेसिकली, मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे बार बार विनाइल का वर्ड यूज़ हो रहा है, विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसीटेट। तो विनाइल क्या है? बेसिकली इथीन जो है, इथाइलिन, उसका स्ट्रक्चर होता है CH2। अच्छा, इसी इथाइलिन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो है CH2 डबल बॉन्ड CH। इसे हम नाम देते हैं विनाइल। और इसी के साथ अगर मैं नीचे एक और ग्रुप अटैच कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आ गया एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला क्या आएगा? C, यहाँ पे आएगा O सॉरी, एंड देन C डबल बॉन्ड O और नीचे मिथाइल ग्रुप आ गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा विनाइल एसीटेट। इस ग्रुप को हम नाम देते हैं विनाइल का, और ये जो नीचे वाला ग्रुप है इसको हम क्या नाम देते हैं? एसीटेट। तो ये बन गया हमारे पास विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट ये एक यूनिट है, अगर ये बार बार आपस में पॉलीमराइज हो, तो पॉलीमराइज होने से हमारे पास ये n नंबर ऑफ़ यूनिट्स इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्रिएट होगा वो है पॉलीविनाइल एसीटेट, PVC, हम कहते हैं PVA सॉरी, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये पॉलीमर ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर एक ही तरह के सिंगल टाइप के रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़ते किस तरह से हैं ये भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक विनाइल एसीटेट लिखा हुआ है, इसी के सामने मैं सेम स्ट्रक्चर अगर लिखूं CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे हमारे पास यहाँ पे एसीटेट आ गया O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH3। तो यहाँ से अब होगा क्या स्टूडेंट्स? यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, ठीक है, और इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड ख़त्म होगा। मतलब ये डबल बॉन्ड क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दोनों कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इस डबल बॉन्ड में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में, ये दोनों कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला कार्बन अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे वापस लेगा, और किससे शेयर करेगा? इसके साथ। इसी तरह ये कार्बन इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। इसी तरह ये बॉन्ड ख़त्म हो गया यहाँ से, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये बॉन्ड ख़त्म हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए। अब हमारे पास इन दोनों कार्बन की मैं बात करूँ अगर, तो मैं पॉइंटर शो करना चाह रही हूँ आपको बेसिकली। तो ये दोनों जो कार्बन है जिनको मैं बेसिकली अंडरलाइन कर रही हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन, इनका एक एक बॉन्ड कम हो गया या इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास वापस आ गया, तो ये दोनों यहाँ से क्या करेंगे? बॉन्ड एक्सटेंड कर लेंगे। इसी तरह ये बार बार ये यूनिट्स आपस में कंबाइन होते जाएंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसे हम नाम देंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। लेकिन क्योंकि इसमें एक ही तरह का सिंगल मोनोमर मौजूद है, सेम टाइप के मोनोमर्स आ रहे हैं बार बार, तो इसको हम नाम देंगे होमोपॉलीमर्स का। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोपोलीमर। पॉलीमर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 मोनोमर्स। अगर 2 मोनोमर्स इकट्ठे हों, 2 तरह के, आप ये कह सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, तो 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स की कम्बिनेशन से कोई पॉलीमर क्रिएट हो रहा हो, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कोपॉलीमर्स का नाम देते हैं। जैसे विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मेलिएट, अगर ये कंबाइन हो तो इनके कम्बिनेशन से एक ऐसा पॉलीमर क्रिएट होने जा रहा है जिसमें 2 तरह के मोनोमर्स मौजूद हैं, तो इसे हम कोपॉलीमर का नाम देंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी गई, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर विनाइल एसीटेट का, ये विनाइल एसीटेट है, और ये है ब्यूटाइल मेलिएट। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ मेलिएट, यहाँ तक हमारे पास ये CH डबल बॉन्ड CH और नीचे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस स्ट्रक्चर को हम मेलिएट का नाम देते हैं। और ब्यूटाइल जो है बेसिकली इसका मतलब है कि 4 कार्बन है यहाँ पे हमारे पास चेन में, ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है, CH3 CH2 और इसी तरह CH2, लेकिन इसके लिए हमने सिंपल लेटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है BU स्टैंड फॉर ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये जो ब्यूटाइल है, ये हमारे पास BU के लिए हमने BU स्टैंड फॉर ब्यूटाइल, यहाँ पे 4 कार्बन है, और बाकी जो पूरा ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH और इनके साथ 2 कार्बोक्सिलिक, इसको हम मेलिएट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मेलिएट जब आमने सामने होंगे, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं, तो इनकी पॉलीमराइजेशन से कोपॉलीमर कैसे बनता है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ख़त्म होगा, कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस कार्बन के साथ, यहाँ से ये कार्बन अपना, ये वाला कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन भी वापस लेगा,
ठीक है, मैं दोबारा ड्रा कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और इसको शेयर करेगा इस कार्बन के साथ। इसी तरह ये कार्बन अपना यहाँ से ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी वापस लेगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शो किया गया है। ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ये, ठीक है। इधर हमारे पास ये बॉन्ड आपस में बना लिया, विनाइल एसीटेट ने ब्यूटाइल मेलिएट के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे ये वाला और इसी तरह ये वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक दूसरे से कंबाइन होते चलेंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ आप एक बात नोटिस करें तो डिफरेंस क्या है कि होमोपोलीमर के अंदर एक ही सेम रिपीटिंग यूनिट बार बार आ रहा है, लेकिन इधर अगर देखें तो पहले हमारे पास है विनाइल एसीटेट, फिर है ब्यूटाइल मेलिएट, फिर आगे आएगा विनाइल एसीटेट और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्यूटाइल मेलिएट। तो दो तरह के अगर हमारे पास या टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइन हो तो न्यू पॉलीमर जो बनता है उसके लिए आप नाम यूज़ करेंगे कोपॉलीमर। द थर्ड इज टर पॉलीमर। टर मीन टर्शरी से ये वर्ड निकला है 3। अगर तीन हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोनोमर हों, 3 तरह के मोनोमर्स मौजूद हों, तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो न्यू पॉलीमर क्रिएट होगा उसे हम टर पॉलीमर कहेंगे। टर मीन 3। सो इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है ब्यूटाइल एक्राइलेट। ब्यूटाइल एक्राइलेट का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया है। इसमें ब्यूटाइल ग्रुप है, ये है हमारे पास ब्यूटाइल और ये है एक्राइलेट CH2CH और आगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको हम एक्राइलेट कहेंगे और ये है ब्यूटाइल एक्राइलेट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मेथाक्राइलेट। मेथाक्राइलेट में हमारे पास ये मेथाक्राइलेट में मिथाइल मेथाक्राइलेट की मैंने एग्जांपल दिया आपको। मिथाइल एक्राइलेट में यहाँ पे मिथाइल है, वैसे हम यहाँ पे आर लिखते होते हैं मेथाक्राइलेट के लिए। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3, फिर हमारे पास आता है कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ आगे हमारे पास R चेन अटैच होती है। ये है हमारे पास सेकंड मोनोमर का स्ट्रक्चर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड मोनोमर जो है दैट इज़ एक्राइलिक एसिड CH2CH, फिर आगे हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसके साथ हमारे पास अटैच होता है H। तो ये हमारे पास एक्राइलिक एसिड है। ये 3 तरह के मैंने आपको बेसिकली मोनोमर शो किए हैं, मैं अगेन आपको शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा ये ब्यूटाइल एक्राइलेट, ठीक है, इसके बाद मेथा एक्राइलेट और मेथाक्राइलेट के बाद एक्राइलिक एसिड। ये तीनों मोनोमर्स जो हैं कंबाइन हों आपस में और कंबाइन होने से एक न्यू पॉलीमर क्रिएट हो तो इस पॉलीमर को हम टर पॉलीमर कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 मोनोमर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स मौजूद हैं। और बेसिकली ये जो पॉलीमर क्रिएट होता है इन तीनों के कम्बिनेशन से बहुत टफ पॉलीमर होता है और इसको हम ज़्यादातर वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स जो होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तीसरी जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास पॉलीमर्स की वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीटिंग प्रॉपर्टीज़। तो ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग प्रॉपर्टीज़ या थर्मल प्रॉपर्टीज़ हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई करते हैं 2 तरह से। एक है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड देन थर्मोसेटिंग पॉलीमर। व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? थर्मोप्लास्टिक का मतलब है हमारे पास कोई ऐसा पॉलीमर जिसको अगर आप हीट करते हैं, हीट करने पे सॉफ्टन्ड हो जाए, मीन सॉफ्ट हो जाए और दोबारा कूल करने पे फिर से हार्ड हो जाए, ठीक है। आप हीट करें, सॉफ्ट हो जाए और दोबारा कूल होने पे फिर से हार्डन हो जाए, तो ऐसे पॉलीमर को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जैसे आप प्लास्टिक को हीट करते हैं, मेल्ट होता है और उसके बाद दोबारा से हार्डन हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अगर किसी पॉलीमर में मौजूद होते हैं तो उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। जैसे कि PVC पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं जिनको बार बार मोल्ड करके हम, जैसे जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं हमारे प्लास्टिक रीयूज़ इसी वजह से होता रहता है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि इसे हम क्या करते हैं दोबारा से सॉफ्टन करके किसी भी दोबारा न्यू शेप में चेंज कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जिनको अगर आप हीट करें ना तो वो सॉफ्ट नहीं हों बल्कि हार्ड हो जाएं और दोबारा उनको फिर से हम सॉफ्ट भी ना कर सकें, तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जैसे कि वार्निशेस होती हैं और जितने भी एपॉक्सी रेजन्स होते हैं ना, अगर आप इनको
हीट करते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, और दोबारा से इनको अगेन सॉफ्ट नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, इनको दोबारा रीशेप नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम ऐसे पॉलीमर्स को नाम देते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमराइजेशन की क्लासिफिकेशन है हमारे पास फिर से पॉलीमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। इस बेस पे भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और सबसे पहले 1920 के अंदर WH कैरोथर, एक बहुत बड़ा नाम है जिसका इसके हम बात करें तो ये जो कैरोथर है इसने बहुत सारे पॉलीमर्स, नायलॉन है जिसमें पॉलिएस्टर्स है और इस तरह के बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं उनको सबसे पहले इन्वेंट किया था। और जब भी पॉलीमर्स का नाम आता है तो WH कैरोथर का नाम ज़रूर आता है। तो WH कैरोथर्स ने 2 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस जो हैं उनको बताया, डिस्क्राइब किया और इससे पॉलीमर्स भी बनाए। जो हमारे पास WH कैरोथर की बात करें तो इसने फर्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस दिया दैट इज़ एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द सेकंड इज़ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इन 2 तरीक़ों से हम पॉलीमर्स को बना सकते हैं। एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनने वाले पॉलीमर्स को हम एडिशनल पॉलीमर्स कहते हैं और जो पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सो व्हाट आर addition polymers and what is the process of addition polymerization? Polymerization in which monomers simply add together without elimination of small molecule. बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर एक दूसरे के साथ ऐड हों और किसी भी मॉलिक्यूल का रिमूवल ना हो, किसी भी छोटे से छोटे मॉलिक्यूल का भी रिमूवल ना हो, बस दोनों ऐड अप हो जाएं मोनोमर्स, या जितने भी मोनोमर्स हैं बस कंबाइन हो जाएं। तो ऐसी पॉलीमराइजेशन को हम क्या नाम देंगे? एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इससे जो पॉलीमर बनेगा उसे हम एडिशन पॉलीमर कहेंगे। बेसिकली इस पॉलीमराइजेशन की बात करें तो ये एक फ्री रेडिकल टाइप पॉलीमराइजेशन है और फ्री रेडिकल हमने पहले भी आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेजेस में हमारे पास फर्स्ट होती है इनिशिएशन, देन हमारे पास आती है प्रोपगेशन एंड देन टर्मिनेशन। इन 3 स्टेजेस के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्रिएट होता है और इसी से हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन भी होती है और एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं। यहाँ पे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो ये एग्जांपल दे रहे हैं हम स्टायरीन की। स्टायरीन क्या है? अच्छा, हम स्टायरीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको स्ट्रक्चर शो किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर तो यहाँ पे ये है इथीन, ठीक है, इथाइलिन या इथीन। और अगर मैंने जैसे पहले आपको बताया इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो ग्रुप क्रिएट होता है इसे हम क्या नाम देते हैं? विनाइल। ये बन गया हमारे पास विनाइल ग्रुप। इसी तरह ये क्या है आपके पास? ये है बेंजीन। और बेंजीन में से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो क्या क्रिएट होता है? फिनाइल, जिसे हम C6H5 भी कह सकते हैं। अच्छा, इस कार्बन के साथ अगर इस कार्बन का बॉन्ड बन जाए, विनाइल के साथ फिनाइल अटैच हो जाए, तो जो हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इसे हम नाम देते हैं स्टायरीन, ठीक है। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा स्टायरीन का, ठीक है, CH2CH। ये हमारे पास ये क्या है? स्टायरीन। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये विनाइल है और ये क्या है? फिनाइल, ठीक है। विनाइल और फिनाइल ये दोनों हमारे पास कंबाइन हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच हो गया आके, तो जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहाँ से फिनाइल ग्रुप जो है कंबाइन हो गया। तो जो न्यू स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट होगा ये फार्मूला किसका है? स्टायरीन का, ठीक है। अब स्टायरीन की अगर हम बात करें तो इसकी एडिशन पॉलीमराइजेशन किस तरह से होगी? एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम देखें तो ये मैकेनिज़्म सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो ज़्यादातर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दीज आर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स जो हैं इनमें से बेंजोइल पेरोक्साइड्स की भी हम बात कर सकते हैं और टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड्स, इन दोनों को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। मतलब ये मैकेनिज़्म स्टायरीन की पॉलीमराइजेशन का तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक हमारे पास ये कैटलिस्ट मौजूद ना हो, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड मौजूद ना हो। और ये मैकेनिज़्म स्टार्ट कैसे होता है? ये मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है बाय थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की बात करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइल
परऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या दिया गया बेसिकली आप देखें, ये हमारे पास बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ दिस बेंजीन एंड ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस बेंजीन का, ये दोनों आपस में अटैच हैं, तो इससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इसे हम कहते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। टर्शरी ब्यूटाइल, ये हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल है ना, 4 कार्बन है जो टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। और ये हमारे पास सेंट्रल में 2 ऑक्सीजन आ गए हमारे पास, तो ये है हमारे पास परऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स हैं। तो ऑर्गेनिक परऑक्साइड सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं, इसके बाद हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक परऑक्साइड का काम क्या है, ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। तो जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो हमारे पास दरअसल कौन जनरेट कर रहा होता है, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैटालिटिक जो कैटालिस्ट हमने लिया है उसकी फोटोकेमिकल जैसे यूवी रेडिएशंस वगैरह यूज़ करके या थर्मल बाय हीटिंग इनकी डिकम्पोजिशन होती है और इससे जनरेट होते हैं हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल आगे से देन प्रोसेस को हमारे जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है इनिशिएशन के बाद प्रोपोगेशन का, उसको आगे से कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है ऑर्गेनिक परऑक्साइड की और इससे किस तरह से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ये है ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है, जहाँ पे ये आर चेन दी गई है। ये आर चेन जो है ये बेंजीन भी हो सकती है और यहाँ पे ये कोई और ग्रुप भी हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड हो फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना, टेम्परेचर देंगे, तो यहाँ से ये जो दोनों ऑक्सीजन के दरमियान में ये वाला बॉन्ड है, ये यहाँ पे ये जो 2 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरह की ये 2 न्यू स्पीशीज़ क्रिएट होंगी, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और देन ओ, और ये इलेक्ट्रॉन इनके पास वापस आ जाएंगे तो ये बन जाएगा रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया रेडिकल। अच्छा, अब हमारे पास इन रेडिकल के बनने के बाद क्या होगा, ये जो रेडिकल्स होते हैं ना, ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है। अब ये किसी तरह से रीअरेंजमेंट करेगी। रीअरेंजमेंट अब इसकी कैसे होगी, दोबारा मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा और इससे ये चीज़ क्रिएट होगी, ठीक है। ये 2 हमारे पास बने, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन वापस आ गए तो ये 2 रेडिकल क्रिएट हो गए। इसको हमने 2 से शो कर दिया है, तो ये हमारे पास 2 आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ रेडिकल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में हमारे पास कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को इधर वापस कार्बन के पास शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और यहाँ से ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो इस आर चेन के साथ या इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, इसको वापस लेके किसके साथ शेयर करेगा, इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और इस बॉन्ड के ख़त्म होने के बाद ये हमारे पास बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे रह गया आर, तो आर के पास ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और आर बन जाएगा आर रेडिकल, ठीक है। 2 हमारे पास हमने रेडिकल लिए थे, तो इस तरह हमारे पास 2 आर रेडिकल्स क्रिएट हुए हैं और प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगी। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन है। इसको अगेन आराम से आप देखें, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, 2 न्यू रेडिकल क्रिएट होंगे। ये जो रेडिकल्स हैं इनमें कार्बन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और पीछे रह जाएगा ये आर रेडिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन आर का आर के पास वापस आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे जब ये वापस आएगा तो ये बनेगा आर रेडिकल, ठीक है। अब ये जो आर रेडिकल है ना, ये हमारे पास इन्होंने, ये इनिशिएशन का स्टेप है, ये इनिशिएशन में आगे हमारे पास इनिशिएट करेंगे स्टायरीन की पॉलीमराइजेशन को। सो नेक्स्ट स्टेप इज लेगा इस कार्बन से और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो गया, ठीक है। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लेके आर के साथ बॉन्ड बना लिया। पीछे हमारे पास रह गया ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया वापस, क्योंकि यहाँ से इस कार्बन ने इससे बॉन्ड ख़त्म कर लिया। तो अब हमारे पास जो न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ वो क्या होगा, आर, ठीक है। मैं इसको इरेज करके लिख रही हूँ। हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा आर CH2, देन आगे हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH C6H5 और यहाँ पे आ गया रेडिकल, ठीक है। ये रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास ये रेडिकल क्रिएट हुआ है, ये स्टेप
जो है, इसके बाद हमारे पास स्टायरीन के मॉलिक्यूल बार बार कंबाइन होते जाएंगे और ये प्रोपोगेशन होती रहेगी। कैसे होगी ये प्रोपोगेशन, इसको हम देखते हैं। बेसिकली इस प्रोपोगेशन के लिए हमारे पास एक रिएक्शन मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्रिएट हुआ है ये वाला रेडिकल, इसके ऊपर यहाँ पे रेडिकल नहीं शो हुआ, ये है रेडिकल जिसमें आर स्टायरीन के साथ आर चेन अटैच हो गई है स्टायरीन के साथ, ठीक है। जब आर रेडिकल कंबाइन हुआ स्टायरीन के साथ और ये स्टायरीन के इस कार्बन के ऊपर रेडिकल क्रिएट हो गया। अब ये वाला जो रेडिकल है एक और स्टायरीन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, प्रोपोगेट होता जाएगा। कैसे कंबाइन होगा, ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, कार्बन अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे शो किया गया है ये वाला, यहाँ पे ये हमारे पास डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, ठीक है, और इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। दोबारा मैं रेज करके दोबारा शो कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। इससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, इस डबल बॉन्ड के ख़त्म होने की वजह से इस कार्बन के पास इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा और ये भी अब रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ये चेन इंक्रीज़ होती जा रही है। इस चेन के अंदर जैसे जैसे स्टायरीन के मॉलिक्यूल लगते जाएंगे, चेन के अंदर इसका साइज़ या इसका नंबर, स्टायरीन के नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे हमारे पास यही रेडिकल जब आगे कंबाइन करेगा, ये रेडिकल बना, ये हमारे पास यहाँ पे ये रेडिकल बना था, ये रेडिकल एक और स्टायरीन इसके सामने आया, अगेन ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे अगेन रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम डॉट शो कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास डॉट, ठीक है। इसके ऊपर हम शो करेंगे इसको और ये इसके ऊपर रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये बार बार यही प्रोसेस जब तक रिपीट होता रहेगा, स्टायरीन के मॉलिक्यूल इसमें कंबाइन होते जाएंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन, ठीक है। आर रेडिकल सबसे पहले स्टायरीन से मिला, स्टायरीन फिर अगेन स्टायरीन से कंबाइन होगा और इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट स्टेप आता है इसमें टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, अगर हमारे पास कोई रेडिकल से कंबाइन हो जाए ना, तो यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते होते हैं, टर्मिनेशन का। जैसे हमने कहा कि एक चेन ग्रो करती आ रही है जिसमें आर पहले कंबाइन हुआ है किसके साथ, स्टायरीन के साथ, और देन स्टायरीन के n नंबर ऑफ़ यूनिट्स आगे कंबाइन हो चुके हैं। इसी हमारे पास ग्रोइंग चेन के सामने या इस रेडिकल के सामने अगर हमारे पास एक और रेडिकल आ जाए तो क्या होगा, ये कार्बन देन इस आर रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये दोनों आपस में रेडिकल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और चेन इस साइड से क्लोज हो जाएगी, ठीक है। दोनों साइड पे आर चेन्स आ गई, चेन रुक गई, अब इसमें मज़ीद स्टायरीन की एडिशन नहीं हो सकती, तो इस स्टेप को हम क्या नाम देते होते हैं, टर्मिनेशन। देन सेकंड जो हमारे पास आती है टाइप प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन की, वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, पेपर में आपके पास अक्सर ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास कंपैरिजन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आपने इन दोनों को एक दूसरे से कंपैरिजन पे लिखना है। पहले दोनों की डेफिनेशन लिखें, फिर आपने इसमें बताना है सबसे पहले, जैसे कि हमने पीछे देखा है कि यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर बेटा आपने देखा है कि चेन सिर्फ एक ही साइड पे ग्रो हो रही है, वन साइड पे ग्रो होती है। सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि एडिशन पॉलीमराइजेशन ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसके अंदर आपके पास मोनोमर्स ऐड होते हैं, लेकिन मोनोमर्स की एडिशन के दौरान किसी भी मॉलिक्यूल का रिमूवल नहीं होता। मैं दोबारा आपको डेफिनेशन पे ला रही हूँ वापस। अगर आपके पास मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाएं और किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल ना हो तो हमारे पास इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास एक तो बात आपने याद रखनी है कि इस चेन एक साइड पे ग्रो करती है, और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो पॉलीमर है उसमें भी जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो एटम्स हमारे पास मौजूद हैं मोनोमर के अंदर वही एटम हमारे पास पॉलीमर्स में मौजूद होंगे। लेकिन इसके बरक्स जब हम आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के ऊपर, ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं या जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं
तो उनके साथ साथ उनके कम्बिनेशन के दौरान या उनके यूनाइट होने के दौरान एक स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल भी होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन भी होती है। ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर भी हो सकता है और मेथनॉल भी हो सकता है, ठीक है, H2O और CH3OH। लेकिन इसके रिमूवल के बाद दो मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं। तो अब इन दोनों की डेफिनेशंस में आप सेकंड डिफरेंस क्या लिखेंगे कि अगर हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात करें तो पहली बात यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या मेथनॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीमर और मोनोमर में वो दोनों में सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद होना नहीं हो सकते। आप ये कह सकते हैं एक ही जैसे एटम नहीं होते। और इसके साथ साथ एडिशन पॉलीमराइजेशन में मैंने आपको बताया कि चेन सिर्फ एक साइड पे वन डायरेक्शन में ग्रो करती है, लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है इसके अंदर चेन दोनों साइड पे ग्रो करती है। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो पहले हमने पढ़ा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप मैकेनिज्म है। एक तरह से आपके पास फंक्शनल ग्रुप यूनाइट होते हैं तो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। और वाटर मॉलिक्यूल या मेथनॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये दोनों एंड्स ऑफ चेन पे हो सकता है। चेन दो डायरेक्शन में ग्रो करती है, बोथ साइड पे ग्रो कर सकती है। और इस टाइप की जो पॉलीमराइजेशन है ये आयनिक नेचर की होती है, कैटायनिक भी हो सकती है और एनायनिक नेचर की भी हो सकती है। सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हमारे पास आती है नायलॉन की पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करें तो इसमें आती है हमारे पास एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम डायोल्स की बात करें तो डायोल्स में हमारे पास जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या है? CH2 और इन दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जैसे हम डाईओल भी कहते हैं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल और इथीन डाईओल, ठीक है। तो ये हमारे पास डायोल की एग्जांपल है। इन दोनों की कंडेंसेशन जब होती है ना तो ये यहाँ पे इन दोनों के साथ से ये दो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे की अगर हम बात करें तो सेकंड जो ग्रुप है वो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और हमने एक रिएक्शन बार बार केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया हुआ है जिसमें हमारे पास है कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक साइड से OH रिमूव होगा और एक साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसके साथ जो हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप था, ये आपस में ये दोनों कंपाउंड कैसे कंबाइन होंगे इसको मैं आपको शो करती हूँ। ये बनेगा RC, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया, यहाँ से OH निकल गया, आगे अल्कोहल का H निकल गया, ये आ गया अल्कोहल का O, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे आ गया हमारे पास इसकी R चेन, ठीक है। ये अल्कोहलिक हमारे पास कंपाउंड से आया है और ये हमारे पास आया है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है। तो ये जो हमारे पास न्यू बॉन्ड बनता है ना, इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं और इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेसिकली स्टेरिफिकेशन के रिएक्शन से कम्बिनेशन हो रहा है जिसमें वाटर का रिमूवल होगा और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डाइओल से कंबाइन होगा, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डाइओल से कंबाइन होगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ दिखाया गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ये 1,4 बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको ये तो पता है कि हमारे पास अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाओ तो इसे हम क्या नाम देते होते हैं? बेंजोइक एसिड, ठीक है। और अगर एक और कार्बोक्सिलिक आ जाए ना, सेकंड कार्बोक्सिलिक, ठीक है, तो जैसे अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए, COOH एक और आ जाए तो इसको हम नाम देते होते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर मेटा पे आ जाए तो इसे हम नाम देते हैं आइसोथैलिक एसिड। फिर हमारे पास अगर यहाँ ये फोर्थ पोजीशन जो है, 1 ये पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, या पैरा पोजीशन भी जिसको कहते हैं। अगर ये इस पोजीशन पे आ जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैं रेज करके आपको शो करती हूँ। अगर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा हो कि बेंजीन पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो, इस पोजीशन पे COOH
और एक हो 4 पोजीशन पे COOH, तो इसे हम नाम देते हैं टरथैलिक एसिड या बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कंपाउंड यहाँ पे लिया गया है। इस कंपाउंड के साथ कंबाइन हो रही है इथाइलिन डायोल या इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको कहते हैं। अगेन यहाँ पे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन किस तरह से है कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, अल्कोहल का H निकलेगा एंड इट विल फॉर्म वाटर। यहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए गए हैं तो n नंबर ऑफ वाटर बनेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, ये O इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ये देखें, इस O ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड क्रिएट हुआ है इसे हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इसको हम नाम देते हैं पॉलीएस्टर, ठीक है। पॉलीएस्टर जो है ये कंपाउंड हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्रिएट होते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास नायलॉन आ जाता है। डिफरेंट हमारी लाइफ में जितने भी पॉलीमर्स यूज़ होते हैं इनमें ज़्यादातर हमारे पास नायलॉन हो गया, पॉलीएस्टर्स हो गया, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कंडेंसेशन वर्सेस एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो यहाँ पे आपने देखा बेटा कि यहाँ पे जब हमारे पास ये न्यू पॉलीमर बना है और इन मोनोमर्स की अगर हम बात करें तो जितने एटम इन मोनोमर्स में मौजूद हैं उतने ही एटम हमारे पास जो न्यू मोलीमर्स पॉलीमर क्रिएट हुआ है इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल या फिर मेथनॉल रिमूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।